हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। हमारे भारतीय संविधान में इसका जो उल्लेख किया गया है वो करा गया है भाग नंबर 15 में। कौन से में? तो भाग नंबर 15 में। इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 324 से लेकर 329 तक आते हैं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले बेसिक बातें देख लेते हैं। देखो, मतदान का अधिकार है और ये संवैधानिक कानूनी अधिकार भी है। यानी कि हर आदमी को मतदान करने का जो अधिकार दिया गया है वो भाग नंबर 15 में दिया गया है। संसद में निर्वाचन के संबंध में सरकार क्या करती है? कानून बनाती है समय समय पर। भारत का निर्वाचन आयोग एक क्या है? संस्था है। वो कैसी संस्था है? तो यह है संवैधानिक संस्था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब करा गया है? 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी कि टोटल कितने होते हैं निर्वाचन आयोग? ये होते हैं, सदस्य जो होते हैं ये होते हैं 3। अब इसके जो प्रमुख चुनाव आयुक्त थे वो थे कुमार सैनी, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो फ्रेंड, वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनका जो टर्म होता है, कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का। यदि अंतिम समय तक की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होती है। इनसे इनके कार्यकाल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, वो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। इनका जो वेतन होता है वो 1 लाख के आसपास होता है प्रति महीने। अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। दूसरा, नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और 5वें नंबर पर है चुनाव रद्द करना, आचार संहिता लागू करना और निर्वाचनों को सही रूप से संचालन करना। ये इसके कार्य होते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 324 में। ये लिखा है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में क्या होता है? निहित होता है। ये बात करी गई है 324 में। 325 में ये बताता है कि धर्म, मूल वंश या जाति या जेंडर के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। 326 बताता है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मत के आधार पर होगा। किनके आधार होगा? तो वयस्क मत के आधार पर। 327 कहता है निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो वो है संसद के पास। ये आर्टिकल नंबर 327 कहता है। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें, 329 की, तो ये बताता है कि निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो न्यायालय हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल भी नहीं करेगा। भारत के निर्वाचन आयोग की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई गई थी 2001 में। अब भाग नंबर 16 की बात करें तो भाग नंबर 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देना। इसमें जो आर्टिकल आते हैं दोस्तों, ये आते हैं 330 से लेकर 342। 330 में ये कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 331 में लोकसभा में एंगल भारतीय समुदायों का एक विशेष प्रतिनिधित्व रहेगा। 332 कहता है विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण
वो 333 में कहता है कि विधानसभा में एंग्ल भारतीय समुदायों का एक विशेष प्रतिनिधित्व है। वहीं 334 में उन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व को जो 50 वर्ष के पश्चात समाप्त होना होता है, ये बात बताई गई है 334 में। 338 बताता है राष्ट्रीय अनुसूची आयोग। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूची आयोग है। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है। और 340 में यह बताई गई है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांच के लिए आयोग की नियुक्ति करी जाएगी। अब पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो बनाया है 29 जनवरी 1953 को। किसके द्वारा? कालेलकर आयोग ने बनाया था ये, जिसके अध्यक्ष भी काका कालेलकर ही थे। इस आयोग की जो सिफारिशें हैं वो संसद को अमान्य कर देती हैं। 20 सितंबर 1978 को मंडल आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। मंडल आयोग की जो सिफारिश के आधार पर 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। अब बात कर लें भाग नंबर 17 में। भाग नंबर 17 जो बताता है वो राजभाषा है। यहाँ पर जो आर्टिकल आते हैं 343 से लेकर 351 तक आते हैं। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। स्कूलों में लगभग 58 भाषाएं हैं। अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि अंग्रेजी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में राजभाषा है। इन राज्यों में कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। 343 अनुच्छेद ये बताता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। कुल लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। 344 राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो बीजी खेर को बनाया है। 345 ये कहता है राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने सरकारी कार्यों में एक या एक से अधिक राजभाषाओं का प्रयोग कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश में जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है और दूसरे नंबर की क्या है? उर्दू है। उत्तराखंड में पहली हिंदी है और दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। ये जो उल्लेख है वो 345 में है। अब आती है बात 346 की। तो देखो फ्रेंड, 346 में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या राज्यों तथा केंद्रों के बीच पत्राधिकारी की भाषा के रूप में संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 347 ये कहता है यदि राज्य के किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है इस बात की मांग करती है कि इस क्षेत्र में एक विशेष राजभाषा का प्रयोग किया जाए तो राष्ट्रपति इसको अनुमति देता है। 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और राज्य विधानमंडल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जबकि संसद इसे अधिनियमित नहीं कर सकती, यानी कि बदल नहीं सकती। अनुच्छेद 349 कहता है कि राजभाषा के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जो जांच है वो संयुक्त संसदीय समिति द्वारा होती है। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है संसद में लाई जाती है और संयुक्त संसदीय बैठक होती है। किसके सम्मुख? राष्ट्रपति के सम्मुख। राष्ट्रपति क्या करता है? फिर विधेयक पारित होता है ये, उसके बाद राजभाषा आयोग बनता है संयुक्त संसदीय समिति की जांच से। राष्ट्रपति अंतिम समय में साइन कर देते हैं। अनुच्छेद नंबर 350 कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निर्वाण के लिए प्राधिकारी को किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। 350 एक कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि हिंदी में। 350 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों की राजभाषा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक प्राधिकारी की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी के विकास के लिए यहाँ निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर 1949 से मनाना स्टार्ट हुआ, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 10 जनवरी 2006 से स्टार्ट हुआ है मनाना। अब भाग नंबर 18 की बात करें तो 18 में है आपात उपबंध। इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 352 से लेकर 360 आते हैं। 352 में लिखा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा है। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में निम्नलिखित में से एक आधार पर लगाया जाता है, या तो युद्ध होना चाहिए, या बाह्य आक्रमण होना चाहिए, या आंतरिक अशांति होनी चाहिए। इसमें जो आर्टिकल हैं वो 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये लागू करा, और पहली बार 20 जून 1979 में स्टार्ट हुआ है, यानी कि लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी बदल सकता है, कभी भी वापस ले सकता है। यदि राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को 1 महीने तक वापस नहीं लेता है तो संसद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन करेगी, अन्यथा 1 माह के पश्चात क्या करेगी, यह स्वतः समाप्त हो जाता है। संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि बढ़ाकर कितनी कर देता है, तो ये 6 माह हो जाती है। यदि लोकसभा भंग है तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन है वो लोकसभा की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर होना चाहिए। संसद द्वारा आपातकाल का अनुमोदन विशेष बहुमत द्वारा होता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968, इस बीच में हुआ था चीन युद्ध। दूसरा 13 दिसंबर 1971 से लेकर 21 मार्च 1977 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। अगला है तीसरे नंबर पर जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 में ये आंतरिक अशांति पर लगाया था यह आपातकाल। 353 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है, जैसे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाना, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय परिवर्तन कर सकता है, समस्त जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 356 यह कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना। राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में जो राज्यपाल है वो राज्य का क्या होता है, प्रशासन संभालता है। राष्ट्रपति शासन का जो संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, अन्यथा 2 माह के बाद यह क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। जब संसद इसका अनुमोदन कर देती है तब यह 6 माह तक अपने अस्तित्व में रहता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, वो 3 वर्ष होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पंजाब राज्य में सबसे पहले लगा था 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक राष्ट्रपति शासन लगा है। पंजाब राज्य में सर्वाधिक समय तक 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक राष्ट्रपति शासन रहा है। कर्नाटक राज्य में सबसे कम समय तक 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आर्टिकल 358 कहता है आपातकाल के दौरान आपातकाल की उद्घोषणा के समय सबसे पहले अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों का क्या कर देता है, निलंबन कर देता है। अंतिम आर्टिकल है 360। यहां पर बताई गई है वित्तीय आपातकाल।
ये कैसे लगता है, आइए समझ लेते हैं। जब देश के आर्थिक हालात संकट में हों, अर्थात देश के वित्तीय स्थायित्व साख को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है। वित्तीय आपातकाल का संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्च पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जाती है। ये बताते हैं कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। कश्मीर राज्य में वित्तीय आपात जो काल होता है वो लागू ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही संविधान संशोधन की वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।